रोक दो जिन्हें रोकनी है, हुण लै लो जिन्हें पंगे लेने, कोई टेंशन नहीं हो। बहुत तसल्ली है, फिल्म लोगों तक पहुंच गई है। जिन्हां दी आवाज़ नूं मतलब 1995 च भी दबाया, अज असीं 2026 च अज भी तुसीं यार गल नहीं करन दे रहे। जिहड़ी ऑलरेडी जिहड़ी कोर्टां ने डिसीजन दिते हुए आ उही गल कर रहे हैं, कोई नवीं गल नहीं कर रही फिल्म। चल कि हजारां मावां अपने पुत्तां नूं उड़ीक रहीआं ने ते जिन्हां मावां ने अपने जायां दीआं लाशां भी नहीं सी देखियां, वो साडे ते सवाल कर रहीआं सी कि इन्ना तां पता कर दिओ कि साडा पुत्त है भी कि नहीं। हिंदुस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त एक फिल्म की वजह से बोलचाल आया हुआ है। नरेंद्र मोदी को अपनी आदत के मुताबिक हर सच्चाई दिखाने वाली फिल्म को बैन करने की आदत की वजह से भारतीय सिखों ने इसे सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया और इस फिल्म को बैन करते ही एक तहरीक शुरू हो चुकी है सिख बरादरी की तरफ से कि हर बंदा इस फिल्म को डाउनलोड करके एक बार तो जरूर देखे। इवन के फिल्म के हीरो दलजीत दोसांझ ने भी मीडिया पर आकर ये कहा कि अब जो करना है कर लो, क्योंकि अब इस फिल्म को हम हर एक शख्स तक पहुंचाएंगे, जो कि पहले शायद पॉसिबल ना होता। और इसकी वजह यह है कि ये फिल्म वो सच्ची कहानी, वो कड़वा सच दिखाती है जिसको भारत की हर हुकूमत दहाइयों से छुपाती आ रही है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की मौजूदा हुकूमत भी यानी बीजेपी भी बिल्कुल उसी काम को दोहरा रही है। यह हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा कड़वा सच है जिसकी हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और वो सच्चाई है सिखों के साथ होने वाली ज्यादतियाँ, इनका कत्लो गारत, इनकी नस्ल कुशी और फिर इस पर पर्दा डालने की हौलनाक भारतीय तारीख। इसलिए इस फिल्म के रिलीज़ के बाद नरेंद्र मोदी को ये खौफ सताने लगा था कि कहीं इस जज्बाती और सच्चाई पर मबनी सिखों पर जुल्म की दास्तान को देखकर सिखों की आज़ादी की तहरीक जोर न पकड़ ले। इसलिए एक बार फिर से इस फिल्म को बैन करने के बहाने इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन सच की ये खासियत है कि उसको जितना दबाने की कोशिश करें वो एक न एक दिन सामने ज़रूर आ जाता है। इस फिल्म का नाम है सतलुज, जिसको रिलीज़ के 24 घंटों के बाद ही भारतीय हुकूमत की तरफ से बैन कर दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि एक फ़िल्म को बनाने के अंदर कितना खर्चा आता है, यानी इसकी कहानी से लेकर इसकी शूटिंग तक, इसकी एडिटिंग और इसको थिएटर तक पहुंचाने के अंदर कितनी मेहनत और पैसा लगता है। पर सिर्फ एक बैन की वजह से इस तमाम की तमाम मेहनत पर पानी फिर जाता है, तमाम का तमाम पैसा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। पर सवाल यह है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसने नरेंद्र मोदी की रात की नींदें उड़ा दी हैं। ये सारा मामला है क्या, और इस फिल्म की कहानी के अंदर ऐसा क्या राज है, और इसका असर नरेंद्र मोदी की सियासत पर क्या होने वाला है। आइए ज़रा इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके तारीख के अंदर झांक कर जानने की कोशिश करते हैं, जो कि सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि भारतीय हुकूमत इस एक फिल्म की कहानी की वजह से इतना खौफजदा क्यों है, तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिखों की तारीख को समझना होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको बेहतर तौर पर ये पूरा मामला आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिखों पर हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और नाइंसाफ़ी की तारीख आज की नहीं है, बल्कि यह पार्टीशन के वक्त ही शुरू हो गई थी। क्योंकि जब तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान बना तो सिख रहनुमाओं ने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के इस वादे पर यकीन करके हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया कि इन्हें इस मुल्क के अंदर अलग शनाख्त दी जाएगी, इनकी ज़िंदगी, इनकी मर्जी के हकूक़ दिए जाएंगे और वो अपने फैसले करने के अंदर आज़ाद होंगे। मतलब हिंदुस्तान की रियासत के अंदर एक इंडिपेंडेंट रियासत जिसके अपने कानून होंगे, अपनी पार्लियामेंट होगी, अपने कानून और फैसले होंगे, लेकिन इसके तमाम बड़े फैसले जैसा कि डिफेंस, इसकी करेंसी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हिंदुस्तान की हुकूमत के हवाले होंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 15 अगस्त के फ़ौरन बाद ही इन हिंदू लीडर्स के तेवर बदलने लगे और इन सिख रहनुमाओं को मजहबी और सियासी शनाख्त देने से इनकार कर दिया गया। यहाँ तक कि साल 1949 के अंदर जब पहला भारतीय आइन बन रहा था तो तब इन सिख रहनुमाओं ने इतना तक कह दिया था कि हम लोगों को यानी हमारी सिख कौम को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। आप जानते हैं कि पार्टीशन के बाद पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और जो बाकी बच गया था इसको भारतीय हुकूमत कमज़ोर करने और दबाने की कोशिश में लग गई। नवंबर 1968 को बचे कुचे पंजाब को भी 3 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया, जिसको पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी वजूद में आए। पंजाब का मरकज़ या फिर इसका कैपिटल यानी चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया गया, जो कि इस वादे के खिलाफ था जो कि पार्टीशन के वक्त किया गया था कि ये इंडिपेंडेंट इलाका होगा, यहाँ के सिख लोग अपने फैसले खुद करेंगे। और इससे भी बढ़कर जुल्म ये कि आप जानते हैं कि पंजाब की ज़्यादातर आबादी किसान या फिर जिम्मेदार है और इनकी रोज़ी रोटी इसी पर डिपेंड करती है और फसलों के लिए पानी सबसे अहम होता है।
लेकिन साल 1976 के अंदर वाटर एडजस्टमेंट और सतलुज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट के जरिए इस पंजाब का 70% पानी गैर ज़रूरी और गैर ज़रूरी तौर पर हरियाणा और राजस्थान की तरफ मोड़ दिया गया, जो कि गैर सिख रियासतें हैं। और ये केस उस टाइम से लेकर आज तक भारतीय अदालतों के अंदर चल रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सिखों को आज़ादी के वक्त अपनी अलग मजहबी शनाख्त रखने का वादा किया गया था, यानी वो अलग मजहबी शनाख्त के तौर पर अलग मजहब के तौर पर पहचाने जाएंगे, इनके अलग हकूक होंगे और आज़ादी से अपनी रियासत के फैसले करने का वादा किया गया था। यानी पंजाब के अंदर डिफेंस, करेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन पॉलिसी वगैरह भारत देखेगा, लेकिन बाकी सारे फैसले ये अपनी रियासत के लिए खुद करेंगे। लेकिन हर चीज़ इसका उल्ट हुई, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की क्लॉज 2B के अंदर इनके मजहब सिख को हिंदुओं की एक अलग शाख के तौर पर तस्लीम किया गया, यानी इनकी मजहबी शनाख्ती मिटाने की कोशिश की गई कि ये तो दरअसल हिंदुओं की एक नस्ल है। और इसी की वजह से 16 और 17 अक्टूबर 1973 को सिख लीडर्स की तरफ से आनंदपुर साहब करारदाद मंजूर की गई, जिसके अंदर सिर्फ यही डिमांड की गई थी कि पार्टीशन के वक्त जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे करो। मिसाल के तौर पर हमारा पानी वापस करो, चंडीगढ़ का कंट्रोल पंजाब को वापस करो और हमारी शनाख्त वापस करो वगैरह वगैरह। ये कोई अलहदगी की तहरीक नहीं थी, पर मुसलसल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने एहतजाज करने का, डायलॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए 4 अप्रैल 1982 को अकाली दल नाम के धर्म मोर्चा नाम की तहरीक शुरू हुई। तो हुकूमत में बैठी वजीर आजम ने बजाय इनके हकूक देने के रियासती प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक्टिव कर दिया और अपना हक मांगने वाले इन लोगों को गद्दार, फसादी और अलहदगी की डिमांड करने वाला यानी रेबिलियन कहना शुरू कर दिया। इस घुटन के माहौल के अंदर एक शख्स ने पूरी सिख कौम को इकट्ठा किया, जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरांवाला, जो कि एक सिख प्रीचर थे। जब इन्होंने देखा कि कोई भी पुरअमन रास्ता बाकी नहीं रहा, हुकूमत इनकी बात ना तो सुनती है ना ही इनको सीरियस ले रही है, तो मजबूरन इन लोगों ने हथियार उठा लिए। लेकिन अब की बार फर्क ये था कि इन्होंने हक नहीं मांगा बल्कि अपनी अलग रियासत मांगी, जिसको आज हम खालिस्तान के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात थी कि अलहदगी पसंद खालिस्तान की तहरीक का नाम सुनकर हुकूमत वक्त के हाथ पांव फूलने लगे। इसीलिए 1 से लेकर 10 जून 1984 को इस तहरीक को कुचलने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का हुक्म देती है, जो कि भारतीय तारीख का स्याह तरीन बाब है और इसकी जमहूरियत के नाम पर बहुत बड़ा दबा है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई लेफ्टिनेंट जनरल KS बरार को और इनको हुक्म दिया गया कि इस तहरीक को बदनाम करे और बगावत को हर तरह से जिस तरह से मुमकिन हो कुचल कर रख दे। इन 10 दिनों के अंदर टोटल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया, गैर मुल्की सहाफ़ियों को पंजाब से निकलने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा रेल और बस सर्विस को बंद कर दिया गया, फ़ोन लाइनें बंद कर दी गई और हुकूमत का कहना था कि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद इन सिख अलहदगी पसंद लोगों को जिनके पास असला है निकालने के लिए जा रहे हैं। 3 जून को जब सिखों के मुताबिक इनके 5वें गुरु अर्जन देव सिंह का शहादत का दिन था, तो 5 जून को दरबार साहब के अंदर हज़ारों मासूम बेकसूर बच्चे, औरतें, नौजवान सब मौजूद थे। भारतीय फौज ने इसी दिन इस मुकद्दस जगह के अंदर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल करके लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद भिंडर सिंह और इनके साथियों ने भी जवाबी तौर पर खूब मजामत की। फायरिंग चलती रही दोनों तरफ से। इसके बाद भारतीय फौज ने सिखों की मुकद्दस तरीन जगह अकाल तख्त पर गोलाबारी की, जिसकी वजह से वो तबाह हो गया। इस दौरान वो लाइब्रेरी भी तबाह हो गई, जिसके अंदर सिख गुरुओं की लिखी हुई ओरिजिनल किताबें और नुस्खे मौजूद थे, वो सब के सब तबाह हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान 6 जून को भिंडरांवाला को मार दिया गया और भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीबन 450 के करीब लोग इस ऑपरेशन के अंदर मारे गए। लेकिन इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट कमीशन की तहकीकात के मुताबिक इस दौरान तकरीबन कम से कम 5000 लोगों को मार दिया गया। जी हाँ, 5000 सिख ज़ायरीन को पगड़ियों से बांध कर मार दिया गया। लाइन के अंदर खड़ा करके इन पर सीधी गोलियां चला दी गई। अब जरा सोचें कि इस वाक़ये के बाद सिख कौम के दिल कितना छिल चुके होंगे बदले की आग के अंदर। और इसी वजह से ठीक 5 महीने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो कि मजहबी तौर पर सिख थे, इस औरत को 33 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जो कि इन 5000 सिख लोगों के खूने नाहक के अंदर बराह रास्त शामिल थी, क्योंकि यही इस ऑपरेशन का ऑर्डर देने वाली थी। इसके बाद बदले के तौर पर चुन चुन कर सिख लोगों को कत्ल किया जाने लगा। इनको जिंदा जला दिया गया और अगर शॉर्ट के अंदर समझें तो तकरीबन बदले के तौर पर 10,000 सिखों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुन चुन कर वहशियाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस कदर जुल्म और बर्बरियत के बाद पंजाब के घर घर के अंदर खालिस्तान की तहरीक और जोरों शोर से शुरू हो गई। और अब आता है फिल्म सतलुज की कहानी का असल दौर, यानी साल 1990 की दहाई, जब पंजाब को मुकम्मल तौर पर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। ऊपर से ऑर्डर था कि टाडा एक्ट के तहत हर मुसल्ला और आज़ादी की तहरीक चलाने वाले सिख को कुचल कर रख दिया जाए। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया कि सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को भी उठा लें।
मतलब बगैर किसी कानून और अदालती कार्रवाई के इनको महीनों तक पुलिस गायब करके टॉर्चर कर सकती थी या फिर मार भी सकती थी। अफसोस की बात यह थी कि ये मारने वाले खुद भी पंजाब पुलिस के सिख ही थे, जो कि अपनी सिख कौम को इस तरह टॉर्चर करके मार रहे थे, यानी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे। नाकों पर रोककर सिख नौजवानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर टॉर्चर सेल के अंदर ले जाया जाता, इनके नाखून खींचे जाते, इनकी मार मारकर हड्डियां तोड़ दी जाती और जब वो मरने के करीब होते तो इनको उठाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर इनको गोली मार दी जाती। इनके रिश्तेदारों को इनकी लाशों तक का पता नहीं होता था, बस अचानक से एक शख्स घर से निकला और इसके बाद लापता हो गया। ज्यादातर लोगों की तो लाशें कभी मिलती ही ना, क्योंकि इनको लावारिस कहकर शमशान घाट के अंदर जला दिया जाता। तो किसी की लाश सतलुज के अंदर तैरती हुई मिलती तो कोई नामालूम लाश जंगल के अंदर पड़ी हुई मिलती जिसका कोई वली वारिस नहीं होता था। ये जालिम पुलिस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल हुकूमत के इशारों पर अपने शहरियों को उठाकर ले जाते, इनको मार देते, जला देते, सतलुज के अंदर पाँव के अंदर पत्थर फेंक कर इनको फेंक देते, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस ने स्टाडा एक्ट का पूरा फायदा उठाया कि बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर इनके साथ वो जुल्म और बर्बरियत की कि इसको देखकर रूह तक काम जाती है, और इन लोगों का कोई रिकॉर्ड तक नहीं होता था। No, there were no illegal cremations. You see There weren't 2,000 illegal cremations No. with 2 or 3 bodies being put on a pyre No. meant for one person? No. That simply didn't happen. No. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਲੂਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ देंगे। इसी टाइम के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम था जसविंत सिंह खारला, जिस पर सतलुज की कहानी बेस करती है। पेशे के लिहाज से ये एक बैंकर था और इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी था, और इसने इस मारवाए अदालत कत्ल की तह तक जाने की कोशिश की और जो हकायक इसके सामने आए इसने लोगों के होश उड़ा दिए। इसके मुताबिक सिर्फ शमशान घाट के अंदर जो कि अमृतसर के अंदर मौजूद था, इसके रिकॉर्ड के मुताबिक 2000 से ज़्यादा नामालूम लाशों को जलाकर इनके सबूत भी मिटा दिए गए। और अगर इन टोटल लाशों की बात करें जो कि पूरे पंजाब के अंदर मिली हैं, तो वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सिख नौजवान बनते हैं जिनको इसी तरह से बेगुनाह मार दिया गया। ज़रा एक लम्हे को सोचें कि ये जिंदा जाने मासूम बेकसूर लोग किस बेदर्दी और दरिंदगी के साथ मार दिए गए सिर्फ एक पगड़ी और सिख मजहब होने की वजह से। वो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, जिंदा नौजवान लोग थे जिनको इस तरह से मार दिया गया। इस तरह से तो आप किसी जानवर के बारे में भी नहीं सोच सकते कि उसको खुलेआम इस तरह से मार दें। अब जाहिर है कि जसवंत सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खामोश करवाने के लिए इनको मुसलसल दबाव डाल रही थी। इनकी बात सुनना तो दूर की बात, और इसी वजह से वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचे और तमाम सबूतों के साथ ये मामला कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया कि हिंदुस्तान के अंदर सिखों की नस्ल कुशी किस तरह से की जा रही है। अब जाहिर है कि इसके बाद बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि पंजाब पुलिस ने इनको धमकियां दी कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो कि इन 25,000 लोगों का हुआ है, वरना खामोश हो जाओ। अब ये मामला क्योंकि ह्यूमन राइट का था तो इसी वजह से जसविंत सिंह कारला कानूनी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते रहे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन मिसिंग लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ये शख्स जसविंत सिंह खुद भी मिस हो जाता है, जिसको खुद इंडियन पंजाब की हुकूमत गायब करती है सेंट्रल हुकूमत के दबाव पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनको इंतहाई बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है और इसके बाद अक्टूबर 1995 के अंदर गोली मारकर इनकी लाश को नहर के अंदर फेंक दिया जाता है। इसके कई सालों के बाद एक पुलिस वाले ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर बतौर गवाह पेश होकर इस तमाम वाक़े को बयान किया और इस भारतीय डीप स्टेट और इसकी दहशतगर्दी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और यही वजह बनी कि उस टाइम से लेकर लाखों सिख नौजवान अपनी इज्जत माल जान बचाकर धड़ाधड़ कनाडा या फिर बाहर मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। और यहीं से खालिस्तान की तहरीक का सबसे ज़्यादा प्रेशर है
इसीलिए आप देखते हैं कि खालिस्तान की तहरीक सबसे ज़्यादा जहां पर एक्टिव है वो वेस्ट के मुल्क हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और कनाडा के अंदर। पर भारतीय हुकूमत की बर्बरियत और खौफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कनाडा के अंदर बैठे हुए भी इन सिख रहनुमाओं को टारगेट कर रही है, जैसा कि हरदीप सिंह नजर का दिन दिहाड़े कत्ल, जिस पर कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हमारे पास इस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इस कत्ल के अंदर भारतीय रियासत, राह और इसका सफारती अमला शामिल है। और बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका के अंदर सिख कौम के हकूक के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पुन्नू को भी कत्ल करने का मंसूबा FBI ने एक्सपोज कर दिया। अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI के मुताबिक इन्होंने निकल गुप्ता नाम के रॉक एजेंट को पकड़ा, जिसको यही टारगेट दिया गया था कि पुन्नू को अमेरिका के अंदर उसने कत्ल करना था। लेकिन उसी ने तमाम मामला खोल कर रख दिया कि किस तरह से ये अमेरिकन धरती पर दहशतगर्दी के खौफ देख रहे थे। आपको बताता चलूं कि इसी खौफ की वजह से, पॉपुलैरिटी के खौफ की वजह से मशहूर सिख सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर मुबैना तौर पर सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया गया क्योंकि वो सिख कौम के अंदर पॉपुलर होकर इनको जगाने का काम कर रहा था। इस फिल्म सतलुज के अंदर इंतहाई डिटेल के साथ यही दिखाया गया है कि 1990 की दहाई के अंदर भारतीय हुकूमत ने किस तरह से सिखों के साथ टॉर्चर किया, इनकी नस्लकुशी करने की कोशिश की और इस दौरान तकरीबन 25,000 सिख लोगों को मार दिया गया। जी हाँ, ये कोई छोटा मामला नहीं था। 25 नहीं, 2500 नहीं, बल्कि 25,000 बेगुनाह लोगों की जान ली गई। मतलब इस फिल्म की कहानी टोटल फैक्ट्स पर बेस करती है, जिसके अंदर अपनी मर्जी की कोई चीज़ नहीं डाली गई। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। लेकिन इंडियन सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखकर कहा कि इसके अंदर 127 कट लगाने पड़ेंगे। मतलब ये 127 सीन इस फिल्म से निकाल दो, जो कि जाहिर है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिल्म का एक सीक्वेंस और इसके मायने खत्म हो जाते हैं अगर इस तरह के कट लगाए जाएं तो। मतलब बस इनको बहाना चाहिए था और ये बहाना मिलने के बाद फौरन से इस फिल्म को बैन कर दिया गया। मुसलसल 3 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इसको OTT प्लेटफॉर्म यानी ZEE5 पर रिलीज किया गया, जहां से भी कुछ टाइम के बाद इसको भारतीय गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से हटा दिया गया। मतलब आप सोच के देखें कि जिस मुल्क के अंदर धुरंधर जैसी फिक्शन और प्रोपेगेंडा फिल्में खुले आम दिखाई जा रही हों, इनको मोदी सरकार तक प्रमोट कर रही हो, तो दूसरी तरफ सतलुज जैसी सच्ची कहानी पर बनी मीनिंगफुल फिल्म जो कि 1990 की दहाई के पंजाब के अनरेस्ट को दिखाती है, यानी एक मास्टरपीस को बैन कर दिया जाता है। और इसके पीछे कोई आम वजह नहीं है, बल्कि मसला ये है कि उस टाइम का दौर और आज का दौर बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम के अंदर भारत में मीडिया को दबाकर कंट्रोल कर लिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी इसी पैटर्न पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब मोदी हुकूमत ये फैसला करेगी कि कौन सी सच्चाई अवाम के सामने लेकर आनी है, अवाम को सच्चाई दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी। मतलब ये तो टोटल कंट्रोल और डिक्टेटरशिप का माइंडसेट है, क्योंकि जिस तरह से उस टाइम के अंदर जसविंत सिंह की आवाज़ को 1990 के दौर के अंदर दबाया गया था, आज के टाइम के अंदर भी वही कुछ किया जा रहा है। मतलब अभी तक कुछ नहीं बदला। भारतीय हुकूमत ये नहीं चाहती कि सिख नौजवान नस्ल को ये पता चले कि जसविंत सिंह कौन था, इसकी कहानी क्या थी, इसके हकायक क्या थे और इन लोगों ने कितनी वहशत और बर्बरियत के साथ हमेशा से इनकी नस्लकुशी करने की कोशिश की है और इस वक्त भी कर रहे हैं। और इसीलिए वो सतलुज की आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे की असल कहानी इतनी डीप है कि इसको समझे बगैर आपको पूरा मामला कभी समझ ही नहीं आएगा। मतलब सिख नौजवान नस्ल इस फिल्म को देखकर इसकी पूरी कहानी को, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेगी तो इनके सामने तमाम हकायक खुलकर आ जाएंगे। दिलजीत दोसांझ ने अपने आप को, अपनी जान को और अपने कैरियर को खतरे में डालकर इस फिल्म को बनाया, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक ऐसा गहरा जख्म है जो कि सिख कौम के अंदर आज भी ताज़ा है, जो कि दब नहीं सकता। आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत पर इन 25,000 सिख नौजवानों की लाशों का वो कर्ज है, वो शर्मनाक तारीख है जो कि इंसानी तारीख के अंदर कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।